आगे चलूं। मैम, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्टिंग में रेडी क्यू में जो हमने टाइम दिया था, फर्स्ट 5 को हमने 0 दिया है। मतलब वो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था वहाँ उसमें 3 को दिया था 0 0, और नेक्स्ट कैसे दिया था अगले वाले को? आप कह रही हैं कि अराइवल टाइम के बाद हमने रेडी क्यू में टाइम कैसे दिया है? यस मैम। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें जिसमें P1 P2 P3 तीन प्रोसेसेस हैं जस्ट हमारे पास, ठीक है। इसमें अब हमारे पास स्टार्टिंग का जो अराइवल टाइम है वो गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि उसका अराइवल टाइम क्या है, 0 है, ठीक है। यस मैम। P1 का जोन सा है, हमने क्या किया, P1 को जब हमने थोड़ी देर के लिए या 4 मिली सेकेंड्स के लिए रखा उसके अंदर, रेडी सॉरी सीपीयू के अंदर, उसके बाद P1 ने क्या किया है जी, P1 अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करके, कंप्लीट का मतलब है 4 मिली सेकेंड्स कंप्लीट करके, फोर जो क्वांटम टाइम है उसके ऊपर दोबारा से रेडी क्यू में चला गया, ठीक है। और हम टाइम कैसे जो सा वो करते हैं, हमने जिस टाइम के ऊपर भेजा होता है प्रोसेस सीपीयू से रेडी क्यू में, वो प्रोसेस हमारा क्या होता है जी, रेडी क्यू का अराइवल टाइम होता है। बात समझ आई? यस मैम। कि जैसे 4 मिली सेकेंड्स के ऊपर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद वो रेडी क्यू में गया, जिसका मतलब है कि 4 मिली सेकेंड्स पे ही प्रोसेस की अराइवल टाइम रेडी क्यू में स्टार्ट हो गई, ठीक है। यस मैम। हम जब अभी बात कर रहे थे राउंड रॉबिन की, तो हमने उधर वर्ड यूज किया था मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, कि आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो सी है ना वो बार बार हो रही होती है। अब क्वांटम टाइम को सेट करने का क्या तरीका है, अगर हमने अपना क्वांटम टाइम जोन है वो बहुत ज्यादा सेट किया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है या जो आपका एल्गोरिदम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज मैंने अपना जो क्वांटम टाइम है, अगर मैं पिछली एग्जांपल देखूं, इसके हिसाब से मैंने जो अपना क्वांटम टाइम है वो सेट कर लिया क्या, इस एग्जांपल के हिसाब से मैं कहती हूँ मैं क्वांटम टाइम का 30 कर लेती हूँ, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस कैसे होगा, फिर ये एल्गोरिदम कैसे चलेगा, P1 आएगा, पूरी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा, फिर P2 आएगा, वो अपनी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा, P3 आएगा, अपनी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा। व्हाई? बिकॉज जो मैंने क्वांटम टाइम सेट किया है वो मेरा बर्स्ट टाइम से बहुत ज्यादा है। तो फिर जो हमारे पास डिसएडवांटेज था कि स्टारवेशन हो जाती है, जो छोटे प्रोसेस हैं वो बाद में आ रहे हैं पर वो भी वेट कर रहे हैं, जो पहले अगर कोई बड़ा प्रोसेस आ गया है तो उसने बहुत ज्यादा टाइम जो होता है वो सीपीयू के अंदर ले लिया, तो वो सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें दोबारा से डील करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो क्वांटम टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम गोज पर हमारा क्वांटम टाइम अगर बहुत कम होगा, फॉर एग्जांपल हमारा क्वांटम टाइम, हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे ये पीछे हमारे पास प्रोसेसेस है, इधर हमारे पास क्वांटम टाइम 4 है, इस क्वांटम टाइम को हम 1 कर दें, ठीक है, छोटा सा क्वांटम टाइम हम लें, तो फिर आप देखें कि आपका गैंट चार्ट कितना बड़ा बनेगा, और उसके अलावा आपका रेडी क्यू में बार बार कितनी दफा कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी। और आपको पता है डिस्पैचर भी जो है वो टाइम लेता है प्रोसेसेस को जो सा डिस्पैच करने में, हमारा कॉन्टेक्ट स्विचिंग जोन सी है जब उसमें होती है तो वो भी हमारा टाइम ले रही है, तो जितनी ज्यादा कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी सीपीयू उतनी देर ही फ्री रहेगा। अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग का जो टाइम है वो बहुत बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जब कॉन्टेक्ट स्विचिंग जैसे बहुत ज्यादा दफा होगी तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलके भी बहुत ज्यादा बन जाता है, जो कि सीपीयू को इतनी देर नहीं रखना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, फ्री नहीं रहना चाहिए। फिर हम जो हमारे पास एल्गोरिदम का एक क्राइटेरिया था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, हम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इधर ये बता रहे हैं कि आपका जो क्वांटम टाइम है वो ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, कि आपका जो प्रोसेसेस हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कम हो, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो हमारा एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन, वो भी ना बन, ठीक है। आगे हमारे पास जो अब नया टॉपिक है वो है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग हमने अभी तक जितने भी एल्गोरिदम
पढ़े हैं उसके अंदर आपको पता होगा, हम हर एक एल्गोरिदम की कोई ना कोई किसी ना किसी प्रायोरिटी बेस पे जो है ना उस एल्गोरिदम को डील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमारे पास क्या प्रायोरिटी होती है भाई? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हमारी जो प्रायोरिटी जिसको हम कहते हैं वो ये होती है कि जो छोटा जॉब है वो पहले हो, छोटा टास्क है, छोटा बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस है, वो पहले परफॉर्म हो। तो हमारी उधर प्रायोरिटी थी शॉर्ट जॉब। इसी तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी हमारी प्रायोरिटी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर हमारी प्रायोरिटी क्या है? अराइवल टाइम। डाइवर्टिंग, जो पहले आया है उससे पहले प्रोसेसिंग करनी है। अब इधर क्या होता है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर, आप हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर असाइन करने का मतलब यह है जैसे हम कहते हैं हायरार्की होती है ना चीजों की। अ, हम ऐसे देखते हैं स्टूडेंट है, टीचर है, डीन है और वीसी है, ठीक है, ये चार लोग हैं। आपको क्या लगता है कि प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? स्टूडेंट, टीचर, डीन, डायरेक्टर हैं जो और वीसी हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बीसी को। वीसी को, यस। दैट मीन्स कि हमने एक हायरार्की, हमने एक प्रायोरिटी नंबर सेट कर दिया हुआ है कि जो वीसी है वो नंबर वन प्रायोरिटी पे है, नंबर टू पे डीन है, फिर टीचर है, एंड एट द एंड जो प्रायोरिटी नंबर फोर है वो स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। इसी तरह प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में भी ऐसे होता है, हर प्रोसेस को या डिफरेंट प्रोसेसेस को कुछ प्रायोरिटीज एलोकेट हो जाती हैं और उनकी बेस के ऊपर आपका एल्गोरिदम रन करता है। जैसे इस एल्गोरिदम में आप सॉरी इस एग्जांपल में आप देखें तो जो P2 है उसकी प्रायोरिटी वन है। जो आपका इंटीजर नंबर जितना छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। थ्योरी में अगर हम जाएं तो जी क्या लिखा हुआ है जी, प्रायोरिटी नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। एक नंबर एसोसिएट होता है प्रायोरिटी को जो रिप्रेजेंट करता है हर प्रोसेस के साथ। द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। जितना आपका जो इंटीजर स्मॉल होगा प्रायोरिटी का उतनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। जैसे नंबर वन, वन जो है इंटीजर वाइज छोटा है लेकिन प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? वन की होगी। और मैंने बात की कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमने प्रियम्पशन में भी और नॉन प्रियम्पशन दोनों में देखी थी कि हमारा जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट थी उसमें हमारे पास प्रायोरिटी थी उसका उनका छोटा बर्स्ट टाइम। फर्स्ट कम फर्स्ट का सर्व की हमने प्रायोरिटी देखी थी कि उसमें हमारे पास क्या है प्रायोरिटी, जो पहले आता है उसका अराइवल टाइम जिसका पहला होता है वो पहले निकलता है। के बाद SGF is priority scheduling where priority is the inverse of predicted next CPU burst time, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपकी प्रायोरिटी इधर क्या होती है कि जो आपने आपका जो सबसे छोटा छोटी जॉब होती है यहाँ पे जो बर्स्ट टाइम हमने ये नहीं किया प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम का, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ थी इस वजह से मैंने वो आपको स्किप करा दी। लेकिन उसमें ये होता था कि आपका बर्स्ट टाइम जो था आपने कैलकुलेट करना है कि सब अब नेक्स्ट हमारा बर्स्ट टाइम जो था वो क्या होगा। बर्स्ट टाइम अगर हमारा ज्यादा है तो उसका जो इनवर्स है कि जो सबसे कम बर्स्ट टाइम हमारे पास होगा उसकी बेस के ऊपर हम प्रायोरिटाइज करते थे कि हमारा नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस जो होता है वो SGF जो होता है वो CPU को देगा। अब हमारे पास इधर जो है वो प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो स्टार्वेशन में चले जाते हैं। दैट मीन्स कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो कभी ऐसे होता था एग्जीक्यूट ही नहीं होते, न्यू हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस आते रहते हैं और जो लो प्रायोरिटी है वो कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं थी होती। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया? एजिंग दे दी। एजिंग में अब क्या होता है? एजिंग में एज टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है प्रोसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज होती जाती है। सिंपल सी एग्जांपल इसकी ये दें कि जैसे जैसे आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसी तरह आपका जो जॉब का लेवल है या आपकी प्रमोशन होती जाती है, आपका ग्रेड बढ़ता जाता है, ठीक है। एजिंग उस चीज को भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक प्रोसेस है स्टार्ट उसने किया था 100 प्रायोरिटी से और विद द पैसेज ऑफ टाइम और जितनी देर रेडी की में उसने वेट किया आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रोसेस टाइम ज्यादा हो गया। अब ये जो एग्जाम्पल है मेरा ख्याल है वैसे मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, कोई बच्चा ये समझाएगा मुझे?
बस आपने प्रायोरिटी को देखना है इधर, जो प्रायोरिटी है वो वाला प्रोसेस पहले होगा। कोई बच्चा? मैम सबसे पहले प्रोसेस 2 होगा। प्रोसेस 2 होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हमारे पास 1 है। प्रोसेस 5 होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हमारे पास 2 है। प्रोसेस 1 होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 3 है। फिर प्रोसेस 3 होगा, प्रायोरिटी 4 है। प्रायोरिटी वाइज जैसे जैसे प्रायोरिटी का नंबर सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, वैसे वैसे हमारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब इधर आप देख रहे होंगे कि प्रायोरिटी के अंदर क्या है, नॉन प्रिएम्पटिव वे को ये फॉलो कर रही है, जिसमें आपका जो बर्स्ट टाइम है वो जितना लंबा मर्जी हो वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोसेस P1 10 मिली सेकेंड का है तो 10 ms जो है वो अपना पूरा करेगा, ठीक है। P5 जो है वो 5 का है मिली सेकेंड, उसका बर्स्ट टाइम है, तो वो अपना 5 जो सेकेंड्स है वो उनको पूरा कर रहा है, राइट। यस आपको इस मैम। आपको कोई कंफ्यूजन इसमें किसी बच्चे को अभी तक नो मैम। क्लियर है? आगे चलूं? यस। चलेंगे। ये था हमारे पास प्रायोरिटी एल्गोरिदम, हमने नॉन प्रिएम्पटिव वे में एक तरह से देख अगर लिया। अब मैम हम हमारे पास प्रायोरिटी नंबर ही अगर सेम हो तो फिर क्या होगा? वन वन अगर हो जाए तो क्या हिसाब होगा? अगर हम सिंपल प्रायोरिटी की बात करते हैं, वैसे ये भी मैं आपको ये कराने लगी हूँ, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन। अब इसमें क्या है कि जब हमारे पास दो सेम प्रायोरिटी के प्रोसेसेस आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर राउंड रॉबिन वाला प्रोसेस करते हैं। राउंड रॉबिन में क्या था, दो चीजें थी। पहला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो करना है, जो प्रोसेस पहले आया वो होगा। उसके अलावा वो जो भी प्रोसेस आया उसके ऊपर हमने एक क्वांटम टाइम सेट कर दिया, राइट। दैट मीन्स के P4 अगर इधर आया है, P4 की प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, 1 है प्रायोरिटी। P4 अपनी प्रोसेस यस करेगा, मैम। उसका बर्स्ट टाइम क्या था 7, उसने अपनी प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी 2 में कितने प्रोसेसेस है, 2 और 3 मैम। दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो अब जब हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब सेम प्रायोरिटी होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, राउंड रॉबिन के हिसाब से उसको चलते हैं। दैट मीन्स कि P2 हमारे पास पहले है, P2 हमारे पास पहले सीपीयू में जाएगा, और जितना उसका राउंड रॉबिन वाला क्वांटम टाइम था हमारे पास, उतनी देर वो प्रोसेसिंग करेगा। देखा, 2 2 मिली सेकेंड उसने प्रोसेसिंग की। ये दोनों प्रोसेसेस जो है इन दोनों की स्विचिंग होनी है। फिर P3 जो है वो होगा 2 मिली सेकेंड ही सिर्फ अपने बस टाइम में से वो प्रोसेसिंग करेगा। फिर वापस, फिर P2, फिर P3, जब तक हमारे ये दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाते। 2 2 मिली सेकेंड के हिसाब से ये दोनों प्रोसेस आपस में चलते रहेंगे। समझ आई है? रिपीट कर दूंगा, समझ आई है? मैम ये क्वांटम टाइम कैसे जी सेट जी। करना है? क्वांटम टाइम नॉर्मली जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं हम खुद देते हैं, ठीक है। पेपर में भी ये जो क्वांटम टाइम है ये मैं आपको दूंगी, अगर किसी पेपर में क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको क्वांटम टाइम जो है रिक्वायर्ड हुआ, तो क्वांटम टाइम मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अब पहले क्वांटम टाइम सिलेक्ट सेट करते हैं कि हमने क्वांटम टाइम क्या रखा, ठीक है। क्वांटम टाइम के अलावा कोई और चीज जहाँ पे समझ ना आई हो। जब वो देखिए ना, प्रायोरिटी के P2 मैम हिसाब से इसको समझा दो एक दफा। पे गया, 2 क्वांटम टाइम उसने चला। फिर P3 पे गया, 2 क्वांटम टाइम चला। फिर P2 पे गया, 2 क्वांटम टाइम। P3 पे गया 2, फिर P2 पे गया 2, फिर P3 पे गया 2। जब इधर P2 के हमारे पास टोटल क्या था, 4 था ना, सॉरी 5 था ना। P2 चला, इसके बाद हमारे पास कितना रह गया पीछे, 3। जी। फिर जब इधर चला तो हमारे पास फिर पीछे कितना रह गया, 1। फिर इधर जब चला 15 से 16, तो वो सिर्फ एक जो हमारे पास रह गया था प्रोसेसिंग टाइम वो चला। इसी तरह P3 में हमारे पास पहले चला तो 6 रह गया, फिर चला तो 4 रह गया, फिर चला तो 2 रह गया, और फिर चला तो 0, है वन ना। जीरो जीरो अब जीरो। समझ आई?
समझ आ रही है? समझ आई है क्या हुआ P2 और P3 में? सिर्फ समझे, तब आपने ये समझना है कि बाकी P4 5 भी नहीं है, P1 भी नहीं है, P2 और P3 जो है ना, दो प्रोसेस हैं और वो उनके ऊपर राउंड रॉबिन लगा हुआ और है। हम पीछे के देखेंगे साइड जब तक हमारा बस टाइम चलता है होगा। उन दोनों प्रोसेसेस को स्विच करते रहना है जब तक उनका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। जब उनका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो उसके बाद लोअर प्रायोरिटी है उनसे, फिर वो प्रोसेस आ जाएगा। जैसे अभी P1 और P5 दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी लो है P2 और 3 से। दो प्रोसेसेस हैं, राइट? P1 पहले जाएगा, अपना दो बर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट करेगा चार में से। फिर P5 जाएगा, वो तीन में से अपना बर्स्ट टाइम दो कंप्लीट करेगा। पीछे अब बच्चे P1 का भी दो बर्स्ट टाइम और P5 का एक बर्स्ट टाइम। फिर P1 जो है वो दो बर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट करेगा, उसका अपना बर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। P5 का एक बर्स्ट टाइम बचा था, उसने अपना वो कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट आपकी जो सारी प्रोसेसिंग है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, डन हो मैम मुझे क्या कहते हैं, प्रायोरिटी अगर गई। जीरो भी हो सकती है किसी की, वन के बाद अगर जीरो भी हो तो वो भी हो सकता है। सॉरी। जो हमारे पास प्रायोरिटी, हमने वही बोला ना, जिसकी प्रायोरिटी सबसे मिनिमाइज होगी वही, मतलब है कि उसकी जो है हाई होगी फ्रीक्वेंसी, जो उसका फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं आप इसका, मगर मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी जीरो भी हो सकती है किसी की, हाईएस्ट जीरो हो सकती प्रायोरिटी मेरा जो पड़ा हुआ है वो आपकी वन से स्टार्ट होती है, वन से लेके आई थिंक 1000 समथिंग तक होती है। है, मगर जीरो तक हमें नहीं ना देंगे आप पेपर में, ये मैं पूछ रहा हूँ नहीं, कि मैं नहीं जीरो दूंगी, वगैरह आ गई। मैं आपको नहीं दूंगी। मैं एक दफा, क्वेश्चन इज ठीक गुड, मैं जो मुझे लास्ट टाइम तक मेरा ख्याल है वन से ही स्टार्ट होती है। मैं एक दफा ना फिर भी ये कंफर्म ठीक करके आपको बताती हूँ। ठीक है ठीक। मैम जो लास्ट क्वेश्चन आपने करवाया है, एग्जांपल जो करवाई है आपने, हम्म। उसमें P1 मतलब कि एक ही रह गया था प्रोसेस, तो वो क्वांटम टाइम के हिसाब से चल रहा था। लेकिन मतलब कि 4 के बाद दोबारा प्रोसेस आया उसके अंदर। लेकिन इधर जो P3 आया 16 से 20 के दरमियान, वो एक ही दफ़ा आपने हल कर दिया, मतलब कि दो दो का वक्फा नहीं रखा वो क्वांटम टाइम का। कर दिए मैंने। यूसुफ क्या बोला आपने बेटा, एक दफा रिपीट करना। सही अच्छा, है। मैं कह रहा था कि लास्ट एग्जांपल में आपने करवाया ना, तो उसमें ना एक प्रोसेस रह गया था P1, हम्म। 24 उसका बस टाइम था ना, तो उधर क्वांटम टाइम था 4। हम्म। मतलब कि जब टाइम उसका पूरा होता था वो दोबारा दोबारा आता था, चार हम्म। चार हिसाब से। लेकिन इधर आपने क्वांटम टाइम 2 रखा हुआ है, लेकिन P3 है जो लास्ट पे 16 से 20 के दरमियान में। इधर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, राउंड रॉबिन की बात कर रहे हैं ना, इधर की? जी जी हाँ जी। जी। मैं देखे ना इसमें प्रोसेस P1 वापस गया है उधर रेडी क्यू में, और फिर आता था हम्म। 4 के वक्फे के बाद। हाँ जी। अब नीचे एक दफ़ा करें, क्योंकि इधर क्वांटम टाइम 4 था ना। वाप अब नीचे मैम ये जो प्रोसेस P3 है 16 से 20 के दरमियान, हाँ जी। हमारा क्वांटम टाइम 2 है, तो इसमें एक दफ़ा फिर रेडी क्यू में नहीं जाना दोबारा। अब देखें इधर, हमारे पास, हम राउंड रॉबिन कब स्टार्ट करेंगे, कब होगा, जब हमारे पास दो सेम प्रायोरिटी के प्रोसेसेस है। ठीक है, जब तक वो दो, मैंने आप अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था, जब तक हमारे पास दो सेम प्रायोरिटी के प्रोसेसेस रहेंगे वो क्या होगा, उन दोनों के दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। ठीक है, जब हमारे पास दो प्रोसेसेस ही नहीं है फिर क्या होगा, है ही एक एक ही, सिर्फ हमारे पास एक प्रोसेस बचा है टू प्रायोरिटी वाला, फिर हमारी स्विचिंग वो किसके साथ होगी? समझ आइए बात की। राउंड रॉबिन हम प्रायोरिटी में तब जी यूज मैम करते समझ हैं आ गई। हाँ, राउंड रॉबिन हम प्रायोरिटी में तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो कॉमन प्रायोरिटीज हो। जब हमारे पास दो कॉमन प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी खत्म हो गई है तो फिर क्या होता है, फिर हमें स्विचिंग की जरूरत ही नहीं रहती। मतलब कि मैम क्वांटम टाइम तब तक यूज़ होगा जब तक दो या तीन प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा होगा प्रायोरिटी में।
हाँ सेम प्रायोरिटी प्रायोरिटी। सेम है। ठीक है। ओके, ये जो भी किसी बच्चे ने, मेरा हाल है मुझे साथ की आवाज लगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था प्रायोरिटी का ना, कि जीरो प्रायोरिटी भी इंक्लूडेड होती है कि नहीं। तो जो जीरो यस है मैम। बच्चे ऐसे इंक्लूडेड होती है। जीरो टू हमारे पास जो है प्रायोरिटीज अप टू 2000 जो है वो जाती हैं, जीरो से लेके 4095 तक। ठीक है। और ये नंबर चेंज होते जाते हैं, अप टू 0 to 7 भी है। जनरली जितनी आपको जरूरत होती है उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी लेवल जो है ना वो नंबर ऑफ प्रायोरिटी ज्यादा और कम होती है, बट जीरो इंक्लूड। इस क्वेश्चन में राउंड रॉबिन में कोई कंफ्यूजन किसी को? वैसे इसकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओह 6:05 हो गए। मैंने ना अटेंडेंस ली है पिछली क्लास की और ना ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया।